रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या और ये किस तरह से डॉट प्रोडक्ट से डिफरेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर स्केलर है तो हम कहेंगे ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो फिर आप समझ गए होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर है तो फिर हम कहेंगे ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? If the product of two vectors results in a vector quantity, अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक नया वेक्टर हो, then it is called a cross product। तो हम इसे बोलेंगे कि ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपको याद हो, डॉट का फॉर्मूला था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो हम इनको डॉट नहीं लिखेंगे। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो हम ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका भी मल्टीप्लीकेशन है। अब इसका आंसर ए बी कॉस थीटा नहीं है, बल्कि इसका आंसर है ए बी साइन थीटा। तो आपने सबसे पहला फर्क जो नोट किया वो ये है कि वहां b के साथ cos थीटा आता था, यहां b के साथ sin थीटा है, यानी कि हम वर्टिकल कंपोनेंट को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। दूसरी बात, a मैग्नीट्यूड है, b भी मैग्नीट्यूड है और एंगल का साइन भी मैग्नीट्यूड है। ये तो सारी चीज मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैंने बताया कि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर तो एक वेक्टर आना चाहिए। तो फिर यहां पर मुझे कोई यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा और ये यूनिट वेक्टर जो है वो A क्रॉस B की डायरेक्शन बताए। तो ये जरा देखते हैं कि n हैट क्या है। n हैट इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B की डायरेक्शन बताएगा। कहां होगी इसकी डायरेक्शन, जरा देखते हैं। n हैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। जिस प्लेन के अंदर A और B आ रहे होंगे, n हैट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जस्ट इमेजिन करें, ये मेरे पास तीन मार्कर्स हैं, ये दो मार्कर्स जो हैं ये वेक्टर्स A और B हैं। अब अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये एक प्लेन के ऊपर आ सकते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स के इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर लगाऊं तो वो ऐसे लगे। ये वेक्टर शो कर रहा है n हैट की डायरेक्शन। तो अगर ये A है, ये B है, तो ये n हैट। दिस वेक्टर n हैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर A एंड वेक्टर B आर लाइंग। जिस प्लेन के अंदर वेक्टर A और वेक्टर B होंगे, n हैट हमेशा उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो थोड़ी सी स्टोरी n हैट के बारे में। अगर मैं यही डायग्राम जो अभी आप लोगों के सामने बनाई है, इसकी मदद से जरा मैं इसको आपके सामने यूं बना देता हूं। तो ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B
और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यहां होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और ये इनके दरमियान जो एंगल है ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो ये आप ये ना समझिएगा कि ये दोनों वेक्टर्स इस तरह है, यहां पर मुझे बनाना इस तरह पड़ेगा इनको। एक्चुअली में ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, अगर ये ऐसे हो तो फिर मैं इनको बना नहीं ना सकता व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है। तो बच्चे समझते हैं जैसे ये वेक्टर्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये एक्चुअली में वेक्टर्स ऐसे। ठीक है जी, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये एन हैट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का कोई आसान तरीका नहीं है, और मैं कहता हूं बिल्कुल है, और हम जरा देखते हैं वो आसान तरीका कौन सा है। उसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। आपने 10th में इसका नाम सुना होगा। तो राइट हैंड रूल क्या होता है? बड़ी ही मशहूर, बड़ी ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वही दो वेक्टर्स इमेजिन करते हैं, ये देखिए जी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। अगेन मैं फिर बता दूं बेटा, ये वेक्टर्स जो है वो इस तरह से, ठीक है, वो ऐसे नहीं है बल्कि वो एक्चुअली में ऐसे हैं, लेकिन बुक आपकी 3D शेप नहीं दिखा सकती, इसलिए उसने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखाया ताकि आप उसका टॉप व्यू हल्का सा देखें। तो ये हमारे पास बना। अब सबसे पहले तो देखें ए और बी के दरमियान दो एंगल बनेंगे। आप यहां से यहां भी एंगल ले सकते हैं और आप ये बड़े वाला एंगल भी ले सकते हैं। याद रखिएगा इस सूरत में आपने शॉर्टर एंगल लेना है, तो आपने पहले तो इस एंगल को भूल जाना, ये आपका एंगल नहीं। अब ये हमारा एंगल हुआ, इसका मतलब तो हमेशा आपने अपनी फिंगर्स को स्मॉलर एंगल, इसे मैं थीटा कहूंगा। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है जरा समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है मेरे पास वो दोनों वेक्टर्स जिनका मैंने प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। मैं राइट हैंड लूंगा। राइट हैंड, पहले तो वेक्टर्स को मैंने टेल टू टेल जो है वो आपस में ज्वाइन कर लिया। अब मैंने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। अब मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं ए से बी घुमाऊंगा, अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा तो मैं बी से ए घुमाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा, जो वेक्टर पहले आएगा वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो ए और बी, तो ए क्रॉस बी जब मैं ऐसे करूंगा, मैंने फिंगर्स को कर्ल करते हुए थंब को इरेक्ट रखना है। तो ये जो थंब है ये बताएगा कि ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन। ठीक हो गया? तो ये है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई। अच्छा, आप इसको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बोल दो, आप कह दो कि ये तो एन हैट की डायरेक्शन है। एक ही बात है क्योंकि एन हैट ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन बता रहा है। तो राइट हैंड रूल फिर क्या बता रहा है हमें? राइट हैंड रूल कहता है कि किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं आप इससे? एन हैट की डायरेक्शन। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है कि रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, rotate the fingers of your right hand in from A to B। अगर आपने A क्रॉस B, अगर B क्रॉस A लेना है तो फिर B to A, from A to B through which angle? बड़े वाला छोटे वाला अभी मैंने बताया, through smaller angle। तो आपने स्मॉलर एंगल से उसको करना है। तो जो एंगल होगा आपके पास वो स्मॉल वाला लेना है। ठीक है? the direction of erect thumb will show the direction of A क्रॉस B भी कह सकते हैं और एन हैट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास राइट हैंड रूल में आएगा। आपको मजे की बात बताऊं, राइट हैंड रूल का दूसरा नाम
राइट हैंड रूल का दूसरा नाम है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्योंकि आपके पास जितने भी स्क्रूज हैं वो इस मेथड से ओपन किए जाते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए मेरे पास एक बॉटल है और मैं इस बॉटल का ये जो कैप है ये खोलना चाहता हूं। अब बड़ी सिंपल सी बात है, या तो आप सिंपल तुक्का लगा लें, पहले एक दफा इधर को खोल लें और फिर आप कहें कि यार ये तो नहीं खुल रहा, इधर को ज्यादा टाइट हो रहा है, फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लें। लेकिन ओपन करने से पहले क्या आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे ओपन किया जा सकता है? तो इसका एक सिंपल तरीका है। अगर आपको राइट हैंड रूल पता है तो आपने क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले करके देख लेना है। आप देख रहे हैं कि आप राइट हैंड की फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल कर रहे हैं, इसका मतलब थंब ऊपर को है। थंब ऊपर का मतलब है कि ढक्कन ऊपर को आएगा, कैप ओपन होगा। तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं। ये हमारे पास ऐसे, और तो ये हमारे पास कैप ओपन होगा, ठीक है। अब आपने इस कैप को वापस टाइट करना है, बंद करना है, यानी कि कैप को नीचे को भेजना है। इस सूरत में आप इसको ऐसे को घुमाएंगे और फिर ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब के जो कैप्स हैं वो इसी तरह से ओपन होता है। इसी तरह आप जो स्क्रू जो है ना वो दीवारों के अंदर जो पेच वगैरह डालते हैं, तो वो भी आप देखिएगा कभी भी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी पेज को खोलने की बजाय और ज्यादा टाइट कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस तरफ से ये खुलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप पेज को बाहर लाना चाहते हैं आप उसको ऐसे घुमाएंगे। अगर आप पेज को अंदर लाना चाहते हैं यानी कि टाइट करना चाहते हैं, कसना चाहते हैं, तो फिर आप उसको ऐसे घुमाएंगे। तो अगर सिंपल अल्फाज में याद रख लें तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो चीज खुलेगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमाएंगे तो चीज बंद होगी, ठीक है जी। तो ये था राइट हैंड रूल, इस वजह से इसको हम स्क्रू रूल भी कहते हैं। अब जरा हम डिस्कस करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चा एक मिस्टेक बहुत करता है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने बोला है कि वेक्टर है ये, इसका आंसर क्या है, वेक्टर है, जबकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या था, वो स्केलर था। तो आइए जरा एक छोटी सी चीज देखते हैं ताकि हमें पता चले कि डॉट और क्रॉस में फर्क किस चीज का। हमारे पास एंगल चेंज होने से क्रॉस को क्या फर्क पड़ेगा। देखें साइन आ रहा है, आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है क्योंकि साइन 91 होता है, और साइन की मिनिमम वैल्यू 0 पर होती है क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो जरा देखें, ये मेरे पास रेड और ब्लू में ये दो वेक्टर्स ए और बी हैं, और ये है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। अब जरा देखिए, जैसे जैसे मैं वेक्टर्स को खोलता जा रहा हूं यानी उनके दरमियान एंगल बढ़ रहा है, आपको मालूम है एंगल बढ़ेगा तो एंगल का साइन भी बढ़ेगा, और करते करते हमारे पास जो ग्रीन वेक्टर है यानी कि ए क्रॉस बी यानी कि जो आंसर है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, और जब 90 हुआ तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। उसके बाद मजीद एंगल बढ़ाएंगे, एंगल तो बढ़ेगा लेकिन एंगल की साइन की वैल्यू कम होगी, और इस वजह से मजीद एंगल बढ़ाने पर बजाय वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वेक्टर एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे ए और बी, और फिर हम देखेंगे ऑपोजिट होने के बाद रिजल्टेंट फिर से 0 हो गया। क्यों बोला, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 180p 0 हो जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ज्यादा होता है, और आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 90 पर ज्यादा है। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। बात ये है, मैं कहता हूं एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम। किस एंगल पर दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस जो है वो सेम आएगा, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला याद रखना है। पहले मैं आपको इसकी ऑप्शंस बता दूं। ऑप्शन है इसकी 0 डिग्री, ऑप्शन है इसकी 45 डिग्री, ऑप्शन है इसकी 90 डिग्री। अब जरा देखें जी, डॉट प्रोडक्ट क्या था बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बेटा, ए बी साइन थीटा। ए बी तो दोनों में आ रहा है, फिर फर्क किस चीज का है, साइन और कॉस का। यानी अगर साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाएं
तो फिर हमारे पास डॉट और क्रॉस बराबर हो जाएंगे। तो जरा देखें, वो याद करें कौन सा एंगल था जिस पर साइन और कॉस बराबर होते थे, याद आया आपको? 45 डिग्री। तो इसका आंसर, क्योंकि साइन और कॉस बराबर करने हैं तो आपको पता है इसका आंसर ज्यादातर बच्चे 45 लगाएंगे, लेकिन बच्चों फिर से 45 इसका सही आंसर नहीं है। यहां वो मिस्टेक है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। इधर देखें, स्टेटमेंट जरा दोबारा से देखें। मैंने बोला है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम हो जाए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है 45 पर है, लेकिन बेटा अभी मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो वेक्टर है। ये कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ऐसा कोई एंगल नहीं जिस पर ये बराबर हो, क्योंकि अगर आप देखें फार्मूला मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का इनकम्प्लीट रखा है, क्योंकि आप लोग भी इसको इनकम्प्लीट अक्सर पढ़ देंगे। इसलिए ए क्रॉस बी का असल फार्मूला था ए बी साइन थीटा, और साथ क्या था? एन हैट भी तो था। तो क्या आंसर बराबर आ जाएगा? इवन साइन और कॉस की वैल्यू भी बराबर हो जाए फिर भी आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट क्रॉस, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो हम डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे। इस सूरत में फिर हमारे पास जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो एन हैट तो खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस की ही बात है, और वो तो 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो फिर यहां पर हमारे पास आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। तो बड़े ही ध्यान से देखना, जब मैं कहता हूं डॉट प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो है ही स्केलर। मैं खाली डॉट प्रोडक्ट की बात करूं या उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, अल्टीमेटली मैं मैग्नीट्यूड ही की बात कर रहा हूं। मगर जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलूं या मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बोलूं, तो प्लीज इसमें फर्क रखना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर आंसर, और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मैं वेक्टर नहीं ले रहा, डायरेक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और आपने देखा कि थोड़ा सा अगर आप स्टेटमेंट को जो है ना वो आप डीपली ना पढ़ें तो फिर कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब हम जरा डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम यहीं पर ही क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स देख लें। देखिए जी, एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, वो रेंच वाली, जिसमें रेंच को घुमा रहे हो तो हमने डॉट को नहीं यूज किया बल्कि क्रॉस को यूज किया। तो जहां भी हमें घुमाओ चाहिए, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको 10th में याद होगा रोटेशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टॉर्क चाहिए, तो वहां पर हम क्रॉस यूज करेंगे। तो टॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म। आप परेशान ना हो इन अल्फाज से, हमारा कल का टॉपिक भी है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ठीक, तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक हो गया जी, आर मोमेंट आर्म है और एफ फोर्स है। शायद आप में से कुछ बच्चों ने गलती नोट की हो, और वो ये है कि मैंने टॉर्क के ऊपर वेक्टर का निशानी डाला। बेटा क्रॉस का आंसर क्या आना है? वेक्टर आना। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। एक और एग्जांपल है बुक की, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद सर्च करें और देखें उसका फॉर्मूला क्या है, और उसको भी अपने नोट्स का पार्ट बनाए। ठीक है, लेकिन आपने उसको सर्च करना है। तब तक हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको याद है डॉट पे हमने चेक किया था कि क्या कॉम्यूटेटिव है या नहीं। इसी तरह यहां पर भी चेक करते हैं क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही चीज है। ये देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं
ए और बी। अब यहां पर भी मैं वही दो वेक्टर्स बना देता हूं, ए और बी। जस्ट इमेजिन, मैंने एक दफा ए क्रॉस बी लेना और एक दफा बी क्रॉस ए लेना है। अगर ए क्रॉस बी लेना है तो मैं ए से बी फिंगर्स कर्व करूंगा, ये थीटा बनेगा। और जरा देखें, अब जब मैं ये ए है ये बी है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये इस तरह है असल। ए क्रॉस बी फिंगर्स घुमाऊंगा तो ये है मेरा ए क्रॉस बी ऊपर को, तो यहां पर ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कह लो, या आप कह दो कि ये एन हैट की डायरेक्शन है, एक ही बात। अच्छा जी, जब मैंने बी क्रॉस ए लेना तो बी क्रॉस ए में मैं बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा। अब जरा देखिए, ये दो ही वही दो वेक्टर्स हैं, ए था ये बी था। अब मैं बी क्रॉस ए ले रहा हूं, बी क्रॉस ए का मतलब है बी से ए की तरफ घुमाऊंगा, तो देखिए फिंगर्स इस तरह से कर्ल करें कि हम डाउनवर्ड, ये हमारे पास बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आप देखें, ए क्रॉस बी का वेक्टर बी क्रॉस ए के वेक्टर जितना तो है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में तो आंसर वेक्टर आता है। क्या मैं इन दो वेक्टर्स को बराबर कह सकता हूं, इवन उनकी लेंथ बराबर हो फिर भी नहीं कह सकता। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये बराबर मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन्हें तो नेगेटिव वेक्टर्स नहीं कहते। इसका मतलब मैं कहूंगा ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए जितना तो है, मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है और उसके लिए मैं नेगेटिव का साइन ऐड करूंगा। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कंपैरिजन। यहां से क्या नतीजा निकला कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आप इनफैक्ट इसको एंटी कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर है। आपने देखा ए क्रॉस बी ऊपर को है और बी क्रॉस ए नीचे को। अब जरा यहां एक एमसीक्यू देखते हैं। तो ये देखिए जी, मैं कहता हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। एंगल मालूम करना हम लोगों ने इसकी, आपके पास आंसर्स हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ अबव। जरा देखते हैं जी, आप बताइए आपको क्या लगता है ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान क्या एंगल है? अगर आप में से कुछ बच्चे 180 डिग्री सोच रहे हैं, क्यों भला? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में हमारे पास